आदरणीय भारतवर्ष के सभी कानूनी अधिवक्ता 17 लाख अधिवक्ता कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन नमस्कार। आज दिनांक 17/12/21 को मैं आपके साथ अपनी शब्दावली साझा कर रहा हूं कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये देखने में आया है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सवालों के घेरे में रहती है और थाने के अंदर पुलिस वाले मनमानी करते हैं। 3/2/18 का एक ऐसा वाक्य भी मेरी जानकारी में है जब 2/2/18 का ऑनरेबल एएसए अहमद सेठी जी रोहनी कोर्ट का आदेश था कि व्यक्ति को कि थाने में जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। अब रानीबाग थाने ने पूरी चरम सीमा के ऊपर अपनी पावर को मिसयूज़ किया और एसएचओ के साथ 15 पुलिसकर्मियों ने आदरणीय एएसए साहब का ऑर्डर ताक पर रख के उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जिसके बाद भगवान उसने कोर्ट को अप्रोच किया, सेम डे कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कराई अपने अधिवक्ता की प्रेजेंस में, और जिसके बाद एमएलसी हुई, ईसीजी टेस्ट हुए, पेन किलर दिए गए भगवान महावीर हॉस्पिटल द्वारा। तो ऐसी घटनाएं आम दिन आ रही है। अभी अप्रैल 2020 में रोहनी कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कानूनी अधिवक्ता के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया रानीबाग थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा, कांस्टेबल आदेश यादव और ऐसे अंकित मानव और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा। ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही, खास तौर से रानीबाग थाने में, और लगभग सभी जगह ऐसी घटनाएं चल रही हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मेरा ये प्रयास है इस शब्दावली के माध्यम से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ऑनरेबल सेशन जजेस, ऑल एमएम्स इस बात की ओर ध्यान दें, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और भारतवर्ष के कमिश्नर सभी मिलकर एक ऐसी कोई एडवाइजरी बनाएं। तो मैंने इस संघर्ष में पिछले 3 साल के अंदर लगातार प्रयास करे, हजारों कानूनी अधिवक्ताओं से मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, फिजिकल टेलीफोनिक कॉल्स, कोर्ट्स में लगातार गए, 1500 ऐसी हियरिंग अटेंड्स करी, जिसके अंदर पुलिस द्वारा जो प्रताड़ना करी जाती है पीड़ित के ऊपर, और फिर ये लोग अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, कोई रिकॉर्डिंग करे तो उसका मोबाइल तोड़ देते हैं और फिर उसी के ऊपर झूठे मुकदमे बनाते हैं। पुलिस वाले ही इसमें गवाह बन जाते हैं, या इनके अपने प्राइवेट मुखबर इन्होंने रखे हुए हैं, उनको बुला के ये गवाह करा देते हैं या उनको झूठे केसों में फंसाते हैं ये लोग। तो इस चीज़ का मैं ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार जो भी सत्ता के अंदर होती है उसकी छवि खराब होती है, और गृह मंत्रालय की छवि खराब होती है, और दिल्ली पुलिस में अगर ये जैसे वाक्य हो रहा रानीबाग थाना आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में आता तो उसकी छवि खराब होती है, और इन लोगों के ऊपर कोई लगाम अंकुश नहीं है। ऐसे ही संजीव कुमार जी का तबादला आ गया, लेकिन 3 साल से भी ऊपर इनको ज़्यादा हो गई, इस थाने में टिके बैठे हैं। ऐसे ही यहाँ में इंस्पेक्टर एलन सैनी है, जिनको मैं देख रहा हूँ कि 4 साल से लगभग यहाँ थाने में टिके बैठे हैं, और ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे कई अधिकारी जो होते हैं बार बार ट्रांसफ़र करा के आ जाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पे अभी इलीगल बिटकॉइन कॉल सेंटर का रेड करी रानीबाग पुलिस को मिली भगत से, बीट नंबर 3 में चल रही थी, उसको रेड हुई, और बहुत ही इसके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, और जो आदमी इस केस के अंदर गवाही करना चाहता है उसको पुलिस दबाव बना रही है, उसको फंसाने की कोशिश कर रही है झूठे केसों में, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज करना चाह रही है, जिससे कि वो सच आदरणीय न्यायालय के सामने ना रखे, पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने रखे। आज मेरी इस शब्दावली के माध्यम से एडिशनल डीसीपी वन आउटर डिस्ट्रिक्ट से भी गुजारिश है कि रानीबाग के मसलों को गंभीरता से लें और गंभीर तरीके से जांच होनी चाहिए। साथ ही मैं आज ये कहूँगा कि इसके लिए जब मैंने इसका समाधान के बारे में लोगों से मिला और जब बात करी, तो समाधान के अंदर से ये बात सबसे ज़्यादा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन रूम होना चाहिए, हॉल टाइप, जिसमें 15-20 लोगों का बैठने का एक कैबिन टाइप बनाओ, ताकि वहाँ बैठ के इन पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रखे जो उसका मेन पर्पस होता है। किसी भी जब कोई क्राइम होता है उसका क्या मोटिव होता है, उस क्राइम की कितने लोगों को नॉलेज है, उसके अंदर कितने एविडेंस हैं, कितने पब्लिक विटनेस हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट कलेक्ट हो सकती है, तो इन सब पहलुओं के ऊपर जानकारी निकालने सीडीआर जीपीएस है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि बहुत बार ये समस्या आती है कि कोर्ट से बिल रिजेक्ट हो जाती है, पुलिस इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है कि पहले उसको कोई विजिलेंस सेल होगा तो उसको 160 का या रिक्वेस्ट लेटर देगा, थाने के अंदर होगा तो वो 41 का 160 का नोटिस देंगे, और एक टूल बनता जा रहा है। इसके अंदर इसके बहुत सारे आरोप ऐसे लगते रहे हैं कि उहाई होती है इसकी आड़ के अंदर, लोगों को घंटों घंटों थानों में बैठाए रखते हैं, मजबूर करते हैं उनको कंप्रोमाइज़ करने पे, जैसा पुलिस चाहती है, और पुलिस की इच्छा के विपरीत जाने पे उसको सज़ा मिलती है। पुलिस झूठे मुकदमे बनाती है, कोर्ट में जाके उसको बात बोल देती है, कोई भी मनगढ़ंत के, और सालों खिंच जाते हैं।
156-54 का पुलिस मिसयूज करती है सीआरपीसी का, फिर 154(3) सीआरपीसी का मिसयूज होता है, फिर उसके बाद आप 156(3) में कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ 5 साल लग जाते हैं। 5 साल के बाद किसी या तो वो अलाउ हो जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी तो फिर 3 साल का एफआईआर का टाइम लेंगे, फिर सप्लीमेंट्री चार्ज होगी, फिर एमएम कोर्ट में 15-20 साल लग जाएंगे। फिर उसके पास एक रेमेडी होती है, सेशन में चैलेंज करेगा, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर डबल बेंच में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में 35-35 साल लग जाते हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारी जो करप्शन करने वाला वो करता रहता है अपनी पावर का मिसयूज, और विक्टिम जो है पीड़ित परिवार होता रहता है। ऐसे में न्यायालय के प्रति उसकी आस्था कमजोर होती है, और 135 करोड़ भारतीय इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग हमारी देश की हर गतिविधि पे नजर रखते हैं। हमारा देश, भारत देश, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हुआ है, शक्तिशाली देश की उन्होंने अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में आज हमारे देश की इंटेलिजेंस और बहुत बड़ी स्तर के ऊपर आज शक्तियां मजबूत हुई हैं। कई लोगों का इसमें मैं कहता हूं कि भागीदारी रही है, और राकेश ताना जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सीबीआई से आए हैं। तो एक हमारे स्लोगन चलाया था जब उनका यहाँ दिल्ली में पोस्टिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में, कि लोग सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कोर्ट के और अन्य संस्थाओं के और मुख्यालयों के चक्कर काटते थे, लेकिन हमारे देश के जो गृह मंत्रालय हैं उन्होंने, आदरणीय श्री अमित शाह जी ने हमारे को सीबीआई को हमारे दरवाजे तक भेज दिया, और उनके आने के बाद ऐसे बहुत सफल प्रयास करे जा रहे हैं कि जिससे जनता का और पुलिस का तालमेल बढ़े और उनका विश्वास बढ़े, और लोगों में आम व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके और कानून के प्रति विश्वास बढ़ सके। तो इसी की बात करते हुए कि मैं पुनः लास्ट में मांग दोहराता हूँ, रोहिणी कॉर्पोरेशन के प्रधान आदरणीय इंदर सिंह सरोवा साहब प्रयास करें, और डीजे नॉर्थ वेस्ट और डीजे नॉर्थ जो रोहिणी कोर्ट में स्थित हैं, दो डिस्ट्रिक्ट कि मिलके एक ऐसा उदाहरण अनुभव करें कि यहाँ एक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन रूम बनाए, तो अगर कानूनी अधिवक्ता या उसका क्लाइंट चाहे तो उस रोहिणी के न्यायालय परिसर के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो के, उसमें कोई इंटरफेरेंस किसी का भी ना हो, लेकिन वहाँ पे एक उसका अधिकार बना रहता है, क्योंकि थाने मनमानी करी जाती है, उगाही करी जाती है, 3rd डिग्री यूज किया जाता है, और उसको वहाँ पे कोर्ट में आके झूठ बोल दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है DK बासु, उसको तमाम ताक पर रख दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिनका मान सम्मान थानों में नहीं होता, और इसके लिए छवि खराब होती है। इसकी सुधारने के तौर मैं चाहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जिसकी शुरुआत रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से हो, एक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट बननी चाहिए, और एक स्पेशल कोर्ट्स जरूर बननी चाहिए जहाँ पे पुलिस वालों के खिलाफ जितनी कंप्लेंट हो वो एक कोर्ट में चले, और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरह वहाँ पे हर 2 महीने में, 1 महीने में उसका एक रोस्टर चेंज हो, अलग अलग सेशन कोर्ट्स उसके अंदर जजेस आके बैठे, एक्सपीरियंस जो कम से कम 20 साल जिनका अनुभव हो, ताकि उस चीज़ के अंदर तेजी आ सके। और जो कानून के अंदर रह के मुट्ठी भर पुलिस वाले कानून तोड़ते हैं, जो 15-20% लोग कानून तोड़ते हैं प्रतिदिन, 15-20 हजार लोग, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, तो इस क्रम के अंदर कमी आए और लोगों में लगाम लगे, लोगों की कानून के प्रति आस्था बढ़े। और जो बार बार ये देखने में आ रहा है कि वकीलों का, कानूनी अधिवक्ताओं का थाने के अंदर टकराव होता है, आज वो थाने में जाने के बाद सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कानूनी अधिवक्ता आज थाने में जाने में कतराता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, अगर उससे कहो तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि थाने के अंदर जाने के पुलिस अपनी पावर का पूरी तरीके से मिसयूज ऑफ पावर करती है, जो कि कई IPC सेक्शन में और CRPC सेक्शन में अपराध है। इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। मैं पुनः आज की शब्दावली के माध्यम से आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सभी सरकार की तमाम एजेंसीज को, पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सारी सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस, MM कोर्ट्स, और सभी बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, भारत की बार एसोसिएशन जितनी भी हैं, सब मिलके प्रयास करें। जस्टिस सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्ट्री वगैरह सब इस पर मिलकर काम करें। और ये काम बहुत कोई मुश्किल नहीं है, सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर रोहिणी कोर्ट में खासतौर से मौजूद है। इससे एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा और कानून की प्रक्रिया जाएगी। ये कानून, संविधान जो बने, जितने भी नियम, ये आम जनता को इंसाफ देने के लिए बने हैं, और सुपीरियर कोर्ट का जितनी बड़ी कोर्टें हैं उनका ये काम है, अनुभवी कानूनी अधिवक्ताओं का काम है कि कानून का वो सम्मान करें। बार और बेंच मिलकर काम करती है, और ये दोनों का काम ही एक ही मकसद है कि आम आदमी तक इंसाफ पहुंच सके, आम आदमी को इंसाफ मिल सके, लोगों में इसकी सोच में बदलाव आ सके कि ये कानून 2 रुपए की टिकट लगाने के बाद कागज के ऊपर सबके लिए बराबर है, और जो टिकट नहीं भी लगाएगा उसके लिए भी ये बराबर है। बिगर कोर्ट फीस में DLSA के थ्रू फ्री लीगल एड सर्विस मिलती है। तो ये प्रयास जारी हो, और ऐसा सुझाव आज शब्दावली के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा
कि लिखित तौर पे भी और सभी लोगों से मिलकर इस बारे में आगे अगली कड़ी में आपसे जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।